हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात के 9 बजे एक बहुत अच्छी क्लास आती है आप सभी के लिए, जिसमें आप मैथ का मॉक टेस्ट हल करते हो और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आप हल करते हो, जिसे आपको लगाने में बहुत मज़ा आता है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। उससे पहले कल का प्रश्न जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था चेक करा देता हूं। जिसका उत्तर आ गया था उसके लिए बहुत बहुत बधाई, जिसको नहीं आया था वो उत्तर को मिला ले और चेक कर ले और देख ले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कि 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। फिर ए और बी मिलकर शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। अकेले सी द्वारा टैंक को कितने घंटों में भरा जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये आपका लग जाएगा बहुत ही कम समय में। देखो, अगर ए बी और सी तीनों से मिलकर काम कराया जाए और 6 घंटे तक काम कराया जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि ए प्लस बी प्लस सी और गुणा 6। बताओ भाई, तीनों मिलकर काम कर रहे थे, 6 घंटे तक काम किया, यही काम करेंगे ना। एक आपका टोटल वर्क है, कुल काम हो गया, बराबर होगा। अब काम इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। कैसे कि 2 घंटे काम किया किसने, ए बी और सी ने मिलकर, क्योंकि 2 घंटे बाद सी को बंद किया गया है तो 2 घंटे तक तो ए बी और सी ने मिलकर काम किया। तो बस इनसे करा दो, ए बी सी इन्होंने मिलकर किया 2 घंटे तक। बात समझ में आई। इसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ है, फिर क्या हुआ, शेष काम को ए और बी मिलकर करते हैं, क्योंकि सी तो बंद कर दिया गया लिखा है। तो ए और बी मिलकर कितने घंटे काम करते हैं, 7 घंटे। बात समझ में आई। अब यहां से बस हल करना है। तो हल करने की बहुत ही प्यारी विधि, क्या करेंगे, इस पूरे का पक्षांतर करेंगे इस साइड। ठीक, तो 6 में से 2 गए, 4 बचा, 4 ए प्लस बी और प्लस सी, ए बचा और बराबर में कितना, 7 ए प्लस बी हो जाएगा ना। अब क्या करना है, अब इसका गुणा ना बहुत टेक्निक से करना है, दिमाग लगा के। यहां आप देख पा रहे हो कि ए प्लस बी है, ठीक है, और यहां ए प्लस बी तो है लेकिन साथ में सी भी है। तो आप 4 का गुणा ए प्लस बी में कर दो, पूरा पूरा ऐसे। ठीक है, अब सी बचा तो सी में अलग से कर दो ऐसे, और बराबर 7 ए प्लस बी, ए अलग है, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, बस कैलकुलेशन सरल हो जाएगी और कुछ नहीं है। ए प्लस बी में पहले 4 से गुणा कर दिया तो 4 ए प्लस बी हो गया। अब 4 का गुणा सी में भी होना है तो प्लस लगा है तो धन का चिन्ह लगा देंगे और 4c हो गया। ठीक, अब क्या करना है, अब बस आपको देखना है कि इसका पक्षांतर करो इस तरफ या 4 को ले जाओ इस साइड, कुछ भी कर लो। तो 4 में से 7 तो घटेंगे नहीं, 7 में से 4 घटाने पड़ेंगे, तो बच जाएगा आपका 3 ए प्लस बी बच जाएगा ना, और बराबर में कितना, 4c। यहां से a प्लस बी और बटे c निकालेंगे तो आएगा 4/3। बताओ आएगा कि नहीं। बस यहां से आपको पता चल गया कि a और b की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है, 4, और c की कार्य क्षमता कितनी है, 3। अब आप सबसे पहले निकालो कुल काम। कैसे निकालोगे कुल काम, देखो आपको याद है ना, एक कुल काम ही तो है। बताओ कि तीनों मिलकर 6 घंटे में कोई टैंक पूरा भर जाते हैं, तो भाई ये कुल काम ही तो है। तो बस a प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे, क्योंकि a b और c तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता चाहिए। तो देखो a और b की मिलाकर 4 है और c की 3 है, तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 7, कार्य क्षमता 7। कितने घंटे, 6 घंटे तक काम करते हैं, तो कितना काम किया, 42। ये हो गया कुल काम। अब पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा गया समय, किसका, सी का। तो समय के लिए क्या करना है, कुल काम कितना है, 42 बटे 1 घंटे का काम, किसका, सी का। मतलब सी की कार्य क्षमता चाहिए आपको, तो यही तो है, देखो 3 है ना, तो बस बटे में 3 भाग देंगे तो 14 घंटे आएंगे और उत्तर आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, आराम से हो गया। चलो अब शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। चलो, तो क्या बोला है कि एक दुकानदार ने प्रत्येक गाड़ी को
उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपये में बेचा। ठीक है, यदि उसने उन पर छूट ना दी होती तो, एक बात की बात है, पहले तो छूट दे रहा है ना, 266 रुपये में बेच दिया, तो ये देखो कि क्या हो सकता है। आप मुझे बताओ कि 5% कितना होता है, बताओ बताओ बताओ। 5% होता है आपका 1/20, होता है ना, बोलो, होता है ना। मतलब क्या है कि 20 है एमआरपी, कितनी है एमआरपी, 20। अब एक की क्या की, एक की क्या दी आपको, बताओ बताओ बताओ, छूट, मतलब 19 में बेचा, 1 रुपए की छूटी तो दे रहा है यहां से। ठीक, तो 1 की छूट देने के बाद 266 रुपए में बेच दिया, तो ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। यहां से आप देख पा रहे हो कि 19 बराबर, ये जो है ना 19 ये विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 19 बराबर हो जाएगा 266 रुपए के। तो 1 बराबर आप निकाल सकते कितना, 19 से कम 19, और 19 चौके 76 हो जाएगा ना। जब 1 बराबर 14 है तो आप 20 बराबर इसकी एमआरपी निकाल लो कि अंकित मूल्य कितना था। तो 1 बराबर 14, तो 20 बराबर 280। इतनी बात समझ में आई, आसानी से आपने समझ लिया, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर किया, 1 का मान निकाल लिया, अंकित मूल्य भी आपके सामने है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब बोला गया है कि यदि उसने छूट ना दी होती तो उसे उनके लागत मूल्य का 12% लाभ होता। लाभ हो रहा है कितने का, 12% का। अब आप मुझे बताओ 12% कितना होता है, आप कहोगे कि सर 12/100, बताओ भाई, प्रतिशत है इसलिए बट्टे में 100 आ गया। अब काटेंगे ना तो आएगा 3/25, इसके बराबर में, कन्फर्म इतना ही आएगा, क्योंकि 4 थी 12 और 25 चौके 100, तो कितना आया 3/25। मतलब क्या है कि लागत मूल्य पर 12% का लाभ हो रहा है, तो लागत मूल्य मतलब सीपी या कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य भी कह सकते हैं इसको, कितना है 25 था, अब 3 का लाभ हो गया तो कितना हो गया 28, बोलो, हो गया ना। मतलब 25 है लागत मूल्य और 28 है क्या, विक्रय मूल्य। अब सुनो ध्यान से कि सवाल क्या कहता है, बोलता है कि यदि उसने उन पर छूट ना दी होती तो, अगर व्यक्ति छूट ना दे तो मतलब ये है कि वह उसके अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेच रहा है। सोचो ना, दिमाग लगाओ, सोचो जरा कि अगर छूट नहीं दे रहा है तो मतलब ये है कि अंकित मूल्य पर वस्तु को बेच रहा है, और अंकित मूल्य है कितना 280, मतलब 280 रुपए में ही बेच रहा है ना। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहां विक्रय मूल्य है कितना 28 है कि नहीं, तो 28 बराबर हो जाएगा कितने के, 280 के। तो 1 बराबर कितना आया 10, भाई रुपए ही तो हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्या चाहिए, लागत मूल्य कितना है, ये है ना। बस 1 बराबर 10 रुपए, तो 25 बराबर 25 गुणा 10 कितना आएगा बताइए, 250 रुपए। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मजा आया, आया ना मजा, बहुत ही प्यारे प्रश्न लेकर आया हूं, बहुत मजा आएगा लगाने में, ठीक है डियर, समझ में आ गया ना। चलो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न, क्या है, एक राशि क्रमशः 5%, 10%, 20%, यही है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, यदि 3 वर्षों में यह राशि रुपए 16,632 रुपए हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है। अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं क्या है। पहले तो मूलधन से क्या बनना है, मिश्र धन। ठीक, दर अलग अलग है तो हम अलग अलग ही लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या है, 5% है दर, तो 5% होता कितना है, पहले तो आप मुझे इतना बता दो, तो आप कहोगे कि 1/20, भिन्न में यही होता मान, बताइए होता है कि नहीं। तो अब क्या है कि जो रेट है ना, जो दर है, अगर कोई भी राशि दर पर दी जाएगी कुछ वर्षों के लिए तो जो ब्याज मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो मतलब क्या है कि पहले 20 था धन, फिर कितना हो गया 21। सोचो ना जरा कि पहले 20 था फिर कितना हो गया 21, क्योंकि ऊपर वाली हमेशा वृद्धि या कमी होती है, नीचे वाला तो बेस है कि इसके आधार पर बढ़ रही है। ठीक है, अगर घटने की बात होती तो 20 में से घटा देते,
जोड़ने की बात है, वृद्धि की बात है, तो एक जोड़ दिया और कुछ नहीं है। ठीक, अब बोलो कि 10% कितना होता है, सोचो भिन्न में कितना होता है, तो 1/10 होता है। ठीक, तो पहले मतलब 10 था, फिर कितना हो गया 11 धन है, फिर क्या है 20% की है दर, 20% कितना होता है 1/5 होता है ना। तो मतलब पहले 5 था धन, फिर 6 हो गया ना 3 साल, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। ठीक, देख लो, देखो यहां से कि मूलधन कितना निकला, यहां से मूलधन निकल रहा है 1000, हो जाएगा ना, क्योंकि 20 धाम 200, 200 पंचे 1000, और यहां से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 छिक्का 66, और 66 गुणा 21 करेंगे तो 21 छक्के 126 हो जाएगा ना। तो ये आपका आएगा 1386, गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, अब सवाल में बोला गया है कि 3 वर्षों में यह राशि 16,632 रुपए हो जाती है। तो हो जाती है मतलब क्या है, मिश्र धन का मान दिया, कितने का, इतने का। तो बस 1386 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 16,632 रुपए। तो एक रेशियो का मान निकाल लो, अगर हम इनका भाग देंगे इनमें तो आएगा 12। अगर एक रेशियो बराबर 12 तो 1000 रेशियो का मान चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि निवेश की गई राशि कितनी है, तो मूलधन ही तो चाहिए। मूलधन कितना है 1000, तो बस 1000 गुणा 12 के कितना हो जाएगा 12,000 रुपया। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ, मजा आया ना, ऐसे ही मजा आएगा। बहुत आसान प्रश्न और बहुत ही अच्छी भाषा में लेकर आता हूं, बहुत मजा आता है। चलो तो अगला प्रश्न ये रहा, क्या बोलता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का योग 520 है। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। चलो, बड़ी संख्या हमने मान ली x, ठीक है ना, बड़ी संख्या अगर x है आपकी, देखो x मान ली बड़ी संख्या, ठीक है। क्या बोला है कि 4% कम कर दिया, अगर 4% कम करेंगे तो 100 अपने आप में पूरा होता है, कोई संख्या अपने आप में 100 पूरी है। अगर 4% कम किया तो कितनी हो गई अपने आप की 96%, बताइए ना, हो जाएगी ना, 96% हो गई। अब क्या है कि छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया, तो छोटी संख्या को जब 12% बढ़ाएंगे तो छोटी संख्या y मान ली। अब 12% बढ़ाना है तो 100 पे ही बढ़ाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 112%। ठीक है, बटे में 100 दोनों के, ठीक है, वैसे तो कट जाएंगे लेकिन समझ जाओ, ठीक है, समझो कि लिख लिया है, ठीक है, हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाएंगी, लो एक समान मतलब बराबर। अब 100 से 100 कट गया, 16 से इनको काट लो, 16 सत्ते 112 और 16 छक्के 96। यहां से आप कहोगे कि x बटे वाई बराबर आएगा 7/6। बिल्कुल भाई साहब, इतना ही आएगा, आएगा ना। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो बहुत ही मजेदार, बोला है कि दो संख्याओं का योग 520 है, तो योग कितना है रेशियो में, कितना है, जोड़ो इनको x और y का, क्योंकि संख्याएं तो x और y ही मानी है ना, तो हो जाएगा कितना 13 रेशियो। 13 रेशियो बराबर कितने के 520 के, तो एक रेशियो बराबर आया आपका 40 के, आया ना। क्या पूछा है, उनमें छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या मानी थी y मानी थी ना, तो y का मान कितना है 6 रेशियो, एक रेशियो बराबर 40, तो 6 रेशियो बराबर 6 गुणा 40 कितना आएगा 240। बस, कौन सा ऑप्शन, ये हो गया बी ऑप्शन आपका सही हो गया। कुछ था ही नहीं इस प्रश्न में, तो आसानी से हो गया, बहुत ही आसान प्रश्न था, मजा आया ना। चलो अब अगला प्रश्न, तुरंत के तुरंत लगाते जाओ, बहुत मजा आएगा। बोला है कि एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है, 80% अम्ल है और शेष जल है। तो देखो अम्ल को ए मान लें और जल को जे मान लें, ठीक है ना। अगर 80% अम्ल है तो क्या है कि 80% तो अम्ल हो गया, ठीक, तो जल कितना होगा 20, क्योंकि पूरा मिश्रण अपने आप में 100% है, क्योंकि प्रतिशत की बात हो रही है, तो प्रतिशत की अगर बात हो रही है तो पूरे मिश्रण को 100% मानना है, उसमें से 80% अम्ल हो गया तो शेष जल है, तो कितना हो गया 20। अब बना लो अनुपात, तो 20 चौके 80 और 20 एकम 20, 4:1 का अनुपात बना, ठीक। अब क्या है कि अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए कितना करना है 4:3 करना है, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए,
ये प्रश्न है कि कितना भाग मिश्रण का निकाला जाए और जल की मात्रा उतनी ही मिला दी जाए। जल की जो मात्रा है उतनी ही मिलानी है जितना मिश्रण निकाला जाता है। सुनो ध्यान से, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर जल मिलाएंगे तो अम्ल हमारा समान होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? यहां समान है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर समान है तो हम देखेंगे कि जल कितना मिलाया गया। देखो यहां 1 था और यहां 3 हो गया, तो कितना मिलाया गया है? 2 अनुपात में 2 रेशियो मिलाया गया है ना। अब आपसे कहा गया है लास्ट लाइन में, देखो क्या कहा गया है कि मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। मतलब जितना जल मिला रहे हैं मिश्रण से उतना ही भाग क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। सवाल में भी यही लिखा है ना। तो मतलब आप ये समझो कि अभी जो मिश्रण है ये है, ये अभी का मिश्रण है ना, निकालने के बाद का। बताओ तो ये कितना है अभी? 5। बोलो 5 है ना। अब चूंकि क्या है कि 2 रेशियो में पानी मिला दिया गया था तो निकाला भी गया होगा। सोचो निकाला भी गया होगा, कितना निकाला गया हो गया? 2 रेशियो, वो भी मिश्रण निकाला गया होगा। तो मिश्रण पहले था कितना? 7 रेशियो का। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या बोला उन्होंने कि मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, तो निकाला कितना है? 2। कितने में से? 7 में से। तो बस 2/7 ये हिस्सा आ गया। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ था ही नहीं इस प्रश्न में, तो आसानी से हो गया। समझ में आ गई ना बात? ठीक है ना दोस्तों। चलो अगला प्रश्न फटाफट लगाते हैं। क्या है सवाल? सवाल कहता है आपसे कि एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। सूची मूल्य से आधे मूल्य पर, ठीक है। मान लो कि सूची मूल्य 200 रुपये है। मान लिया है नहीं, लेकिन मान लिया, ठीक है, कि 200 रुपये है क्या सूची मूल्य। बात समझ में आ रही है? आशा करता हूं समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि माना ही तो है। मान लो, अब मान लिया। अब क्या है कि जब ये 200 रुपये सूची मूल्य मान लिया तो इस प्रकार उसे 20% क्या हुई? हानि। कब? जब आधे मूल्य पर बेचा। आधे मूल्य पर, तो 200 रुपये सूची मूल्य था, बेच कितने रुपए में है? देखो एसपी कितने में? 100, क्योंकि विक्रय मूल्य 100 ही तो है, आधे मूल्य पर बेच रहा है, तो 200 का आधा कितना? 100 रुपए में बेच रहा है। जब बेचता है ना तो 20% की होती है हानि। क्या होती है? 20% की हानि होती है, इतना याद रखिए आप। जब हानि होती है 20% की, तो थोड़ा समझो क्या हो रहा होगा कि अगर 20% की हानि हो रही है, 20% होता कितना है? सोचो कितना होता है? 20% होता है 1/5। ठीक, अगर 20% की हानि हो रही है तो क्या है कि मूल्य कितना होगा? 5, और बेच कितने में रहे होंगे? 4 में। तब तो हानि होगी भाई। 5 में खरीद लिया और 4 में क्या कर दिया? बेच दिया। तो ए आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य, और एक आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। दिमाग लगाओ ना। दिमाग क्या लगाना है कि 20% की अगर हानि हो रही है तो इसका मतलब है 1/5। 1/5 में हानि क्या है? अगर 5 क्या है उसका मूल्य, तो अगर हानि होगी तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 4। बात समझ में आई? 4 क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और सवाल में बोला गया है कि विक्रय मूल्य है कितना? 100। ये अभी तो जाना हम लोगों ने, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर 4 रेशियो बराबर हो जाएंगे 100 के, तो 1 रेशियो का माना जाएगा यहां से 25। बोलो हाँ या ना? आ जाएगा ना। जब 4 रेशियो बराबर 100 के तो 1 रेशियो बराबर 25 के, यहां से 5 रेशियो का मान निकाल लो तो क्या निकल के आ जाएगा? क्रय मूल्य निकाल लो। तो 25 पंचे 125 रुपए क्या हो गया? क्या हो गया? क्रय मूल्य। अब क्या बोला है? यदि उसने सूची मूल्य पर बेचा होता तो। अब बेचना कितने में है ये पता लगाओ। सूची मूल्य पर कितना है? 200। अगर 200 रुपए में बेचेगा तो उसका लाभ कितने का होगा? देखो सोचो, 125 है क्रय मूल्य और 200 रुपए में बेच रहा है। अब कहानी ए है, तो लाभ कितने का? लाभ बताइए आप। लाभ वही होगा जो इनका अंतर होगा, 75 का होगा ना। 75 रुपए का प्रतिशत लाभ चाहिए ना। तो 75 रुपए का लाभ हो रहा है किसके आधार पर? हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर होता है, तो 125 और गुणा 100।
बस काटना ही तो है, काट लो। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से कट गए 15 बार और 15 चौके 60%। उत्तर आ गया, कुछ है ही नहीं। ये हो गया आपका ए ऑप्शन। बात समझ में आई? क्या करना था? कुछ भी नहीं, आसानी से हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ गई ना बात? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए बहुत ही प्यारा और बहुत ही मजेदार बोला है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को तथा 300 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 25 सेकंड का समय लेती है। बहुत सही, ठीक है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? इसको लगाने के लिए बहुत ही आसान भाषा में आपसे कहूं और बताने वाला हूं। देखो, अगर एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, और 300 मीटर लंबा क्या है? पुल। ठीक, एक ट्रेन आई और उसने आदमी को पार कर दिया और पुल को पार कर दिया। आदमी को पार करने में तो लगे उसको 10 सेकंड, ठीक है, और जब पुल को पार किया तो लगे 25 सेकंड। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आदमी को पार करने में 10 सेकंड क्यों लगे और पुल को पार करने में 25 सेकंड क्यों लगे? भाई अगर मान लो कि ठीक है 10 सेकंड अगर मान लिए कि आदमी के लग रहे हैं, तो पुल को पार करने में 25 सेकंड क्यों लगे? सोचो, सोचो ना जरा। अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि उसको क्या करना पड़ा, ट्रेन को, कि 300 मीटर ज़्यादा चलना पड़ा। 300 मीटर ज़्यादा चली ना, 300 मीटर, भाई पुल की लंबाई तो जुड़ती है ना, कि 300 मीटर ज़्यादा चलना पड़ा, तभी उसको 25 सेकंड लगे। आदमी की क्या कोई चौड़ाई या लंबाई होती है क्या? नहीं ना। तो आदमी की लंबाई चौड़ाई है नहीं, वो तो नगण्य है अपने आप में, तो उसको पार करने में तो भाई 10 सेकंड लग रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 300 मीटर ज़्यादा जाएगा तो कितना सेकंड लगेगा? 25 सेकंड। अंतर देख लो इनका, कितने? 15 सेकंड का। अगर मैं आपसे कहूं कि 15 सेकंड में रेलगाड़ी 300 मीटर जाती है, बोलो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे कहूं कि जो रेलगाड़ी है वह 15 सेकंड में 300 मीटर जाती है, बात समझ में आई? कैसे? भाई पुल को पार कर रही है तो 25 सेकंड लग रहे हैं और आदमी को पार कर रही है तो 10 सेकंड लग रहे हैं, तो देख लो ना कितने का हेर फेर है सेकंड में, 15 सेकंड का। तो दूरी भी तो ज़्यादा कवर करी, कितने की? 300 मीटर। मतलब ये है कि 15 सेकंड कम में आदमी को पार कर दिया और 15 सेकंड ज़्यादा में पुल को पार कर दिया, और पुल की लंबाई भी उसमें जुड़ गई, कितनी? 300 मीटर। 300 मीटर ज़्यादा भी तो चली, तो 15 सेकंड में चली 300 मीटर। ये आपका टाइम हो गया और ये आपकी दूरी हो गई। आप यहाँ से चाल निकाल सकते, स्पीड कैसे? दूरी बटे समय, तो 300 बटे 15 कितनी आई? 20 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई इतनी? अब क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है। बहुत ही आसान तरीके से निकाल लोगे। कैसे? आपको पता है कि जब व्यक्ति को पार कर रही है, खड़े व्यक्ति को, तो 10 सेकंड में पार कर रही है ना, और चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर किसी व्यक्ति को पार करती है ट्रेन तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो दूरी हो या ट्रेन की लंबाई हो, बात एक ही हो गई। तो बस यहां से लिख लेंगे हम कि ट्रेन की लंबाई कितनी निकलेगी? चाल गुणा समय। चाल तो है कितनी? 20 मीटर प्रति सेकंड और समय है 10 सेकंड, तो ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर। बात समझ में आई? अब क्या चाहिए आपको? पूछा गया है आपसे, बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि अगर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कौन पार कर रही है? ट्रेन। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की दूरी या लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 200 मीटर तो क्या हो गई? ट्रेन की लंबाई, और 200 मीटर ही है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो कुल दूरी कितनी हो गई? बताइए आप हमको, कितनी हो गई? 400 मीटर। दोनों को जोड़ना ही तो है, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई और 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक, अब चाल आपके पास है 20 मीटर प्रति सेकंड, आपने निकाल रखी है, बहुत पहले से निकाली है ना, लिख लो कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, आपको टाइम चाहिए, टाइम, समय चाहिए ना, समय। तो समय के लिए आप क्या करोगे बताओ? दूरी बटे चाल। दूरी है 400 मीटर,
चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड भाग 2, कितना आएगा 20 सेकेंड आपका उत्तर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आया? आई ना बात समझ में? अगर बात समझ में आई है ना तो चलो बस हो गया। अगला सवाल, ये रहा अगला प्रश्न। क्या बोला जाता है इस प्रश्न में कि 3 किस्मों की चाय के मिश्रण में उनके वजन का अनुपात 4:5:8 है। यदि पहली किस्म की चाय 5 किलोग्राम तथा दूसरे किस्म की चाय 10 किलोग्राम और तीसरे किस्म की चाय कुछ किलोग्राम मिश्रण में मिलाई जाती है तो तीनों किस्मों की चाय के वजन का अनुपात 5:7:9 हो जाता है। परिणामी मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय का वजन कितने किलोग्राम है? ये सवाल है आपके लिए होमवर्क, ये आपको करके आना है, ठीक है। जिसका भी उत्तर आएगा वह कमेंट में लिख दे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।